अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 10th क्लास की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 है और 10th क्लास का वैसे चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और हमने इससे पहले जो हमने लेसन स्टडी किया था वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का ही स्टडी किया था। और आज हम थोड़ी सी डिटेल आगे चलेंगे जिस पे हमारे पास ये सामने आपको नज़र आ रहा है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे होता है, किस तरह परफॉर्म होता है हमारी बॉडी में, ये हम आज जो ना आज के टॉपिक में या आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि वो जो है कुरान पाक तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें और बायो जो है जो बायो पढ़ने वाले मेडिकल में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है बायो पढ़ना सीख सकें। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारे पास दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारा होता है क्या नाम है, ब्रेन, और दूसरा हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जो काम परफॉर्म करेंगी वो हमारा नर्वस सिस्टम कहलाएगा। और इनको जो कंट्रोल करता है, ये जो काम करते हैं परफॉर्म करते हैं, इनको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरा हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इसमें केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हार्मोन की फॉर्म में रिलीज होते हैं और इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसमें ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स अपने अपने हार्मोन रिलीज करते हैं और अपने अपने हार्मोन रिलीज करने के बाद अपना जो काम है वो परफॉर्म करते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा एक एक फ़र्क क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम जो है ये अपना काम फ़ौरी और तेज़ी से करता है। जैसे कि अगर आपने किसी को टच करना है या लिखना है तो ये लिखने का काम या टच करने का काम ये कौन आपको परफॉर्म करेगा, ये नर्वस सिस्टम परफॉर्म करेगा। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये बहुत डिले आहिस्ता आहिस्ता काम परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपकी हाइट है तो हाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और लंबे अरसे तक बढ़ती है। 20 साल की एज तक जो आपकी हाइट है वो प्रोलॉन्ग होती रहती है, ठीक है। तो ये जो हाइट है इसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन का जो निज़ाम है वो कंट्रोल करता है। तो ये दो टाइप के हमारे पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो मौजूद हैं और दोनों मिलकर अपना अपना काम जब परफॉर्म करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक दूसरे से आपस में राब्ते में रहती है और हमारे जो काम है वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है एनिमल्स है बोथ नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडीज। कह रहा है कि ये जो दोनों सिस्टम है ये दोनों सिस्टम एनिमल्स के पास तो मौजूद है, लेकिन जो प्लांट है प्लांट के पास फर्स्ट वाला यानी कि नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं है, बल्कि उनके पास कौन सा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करता है वो मौजूद है, ठीक है। तो यह आपने याद रखना है कि प्लांट के पास नहीं होता नर्वस कोऑर्डिनेशन, जबकि एनिमल के पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों होते हैं। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे होता है। तो बच्चों, ये जो हम बात करते हैं या किसी को टच करते हैं या फिर जो भी काम हम परफॉर्म करते हैं ये इतना सिंपल नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत कम्प्लेक्स है और इसके पीछे 5 ऐसे कंपोनेंट है जो काम कर रहे होते हैं और वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास है स्टिमुलस, दूसरा रिसेप्टर्स है, तीसरा कोऑर्डिनेटर है, चौथा अफेक्टर है और पांचवा रिस्पॉन्स है। आपको बस स्टिमुलस का पता चलता है या रिस्पॉन्स का पता चलता है। जैसे अगर आपने किसी को टच किया तो आपके हाथ ने स्टिमुलस की, छेड़छाड़ की और आपको उसका रिस्पॉन्स मिला, आपको उसका टच का रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। तो ये आपको ये दो रिस्पॉन्स तो शो हो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये तीन काम या तीन जो कंपोनेंट्स है ये मज़ीद काम कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं यही आज हम जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, के 5 कंपोनेंट्स जो है कोऑर्डिनेशन की उनको बयान करें, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके तरतीब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई या स्टिमुलस एक ही चीज़ है। स्टिमुलस सिंगुलर को कहते हैं जबकि स्टिमुलाई जो है वो प्लूरल को कहते हैं, यानी कि ज़्यादा सारी हो। तो स्टिमुलस क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ स्नेल, जब आप किसी स्नेल को टच करते हो तो क्या होता है। फिर कह रहा है वी वाई माइट हैव बीन सीन द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टूवर्ड्स द सन। फिर आपने सूरजमुखी के फूल को भी देखा होगा जिसका जो फेस है, जो चेहरा है वो किसकी तरफ रहता है, सूरज की तरफ रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ऑल दिस।
इन ये जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहते हैं इनकी रीज़न क्या है, इसकी क्या वजूहात है। क्या आप स्नेल को टच करते हो तो फिर वो स्नेल जो है वो अपने मूवमेंट करता है, वो क्यों करता है। फिर आप सूरजमुखी का जो फ्लावर है उसका जो फेस है, फेसिंग है, वो सूरज की तरफ क्यों रहती है, वो इधर उधर क्यों नहीं होती। ठीक है, तो ये मतलब रीजंस पूछा है हुआ। तो कहते हैं इसकी जो रीज़न है वो है टच और लाइट। स्नेल को आपने टच किया तो वो टच में आ जाएगा। सूरजमुखी का फूड तो टच नहीं कर रहा ना सूरज को, बल्कि वो क्या कर रहा है, लाइट उसको फोकस कर रही है, तो वो लाइट की तरफ फोकस होकर उसकी तरफ फेस कर लेता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर आप जो आंसर पूछा गया ये अफेक्ट करती हैं। अब ये दोनों चीज़ें है क्या, वो आगे तक चलते हैं। आर द फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी जिंदा जानदार में इस किसी खास किस्म का जो रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। दीज फैक्टर आर कॉल्ड स्टिमुलाई। इन्हीं फैक्टर को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये आ जाए तो आपने यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आउट करना है स्टिमुलाई। लेकिन स्टिमुलाई की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे यही दी गई है, आगे भी डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं वो क्या डेफिनेशन है। ये थोड़ा सा अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्टिमुलाई, तो आपने शुरू से लेके यहाँ तक लिखना है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन स्टिमुलाई, तो फिर आपने आगे डेफिनेशन है वो आपने पॉइंट आउट कर लेनी है, तो वो आपने यहाँ पे उसकी लिखनी है डेफिनेशन। तो जब पॉइंट आउट कर लें, क्या है, डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक पॉइंट आउट कर ले, इसकी डेफिनेशन है बच्चों स्टिमुलाई की, स्टिमुलस की। कहता है स्टिमुलस एक ऐसा चेंज है, वो अंदरूनी भी हो सकता है, वो बैरूनी की तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, जो क्या करता है, जो प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक का मतलब उकसाना, जो उकसाता है। किसके लिए उकसाता है, जानदार को रिस्पॉन्स शो करने के लिए। ठीक है ना, रिस्पॉन्स शो करने के लिए उकसाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई आर हीट। इसकी ज़्यादातर जो स्टिमुलाई है वो हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव्स है, प्रेजेंस ऑफ द केमिकल एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन एटसेट्रा। ये सारी स्टिमुलस है। मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल आपको देना चाहूँगा स्टिमुलस की। जैसे देखें, अगर हर स्टिमुलस का बच्चों याद रखें, हर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। एवरी स्टिमुलस हैज़ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने उसको थप्पड़ मार दिया, उसका थप्पड़ मारना स्टिमुलस और आपका दोबारा उसको थप्पड़ मारना रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा, ये तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हो गया। अगर वो आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसको थप्पड़ नहीं मारते बल्कि आप खामोश रहते हो, तो ये भी आपका रिस्पॉन्स है। उसका थप्पड़ मारना स्टिमुलस, आपका खामोश हो जाना रिस्पॉन्स। तो एवरी स्टिमुलस हैज़ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हर स्टिमुलस का एक ख़ास रिस्पॉन्स होता है, वो आपकी मर्ज़ी से है कि आप कौन सा रिस्पॉन्स शो करते हैं। इस तरह हीट है, जून जुलाई के दिन है, सूरज की रोशनी है, आप धूप में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उसकी जो हीट है वो आपको स्टिमुलस करेगी। जब स्टिमुलस करेगी तो उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, आपकी बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पसीना आएगा, तो ये भी एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स मिल गया। फिर आगे, अगर सर्दी है, कोल्ड सर्दी है, तो आप सर्दी में आप जैकेटें पहनेंगे, पतले कपड़े नहीं पहनेंगे, बारीक कपड़े। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सर्दी लगेगी, सर्दी आपको स्टिमुलस कर रही है, जिसकी वजह से आप अपना जो इन्वायरमेंट है वो चेंज कर रहे हो। तो हर ये सारी की सारी स्टिमुलस हैं जिसका रिस्पॉन्स आप लोग देते हो। ठीक है, तो ये स्टिमुलाई होगी। अब जब स्टिमुलाई हो जाती है, उसके पास दूसरा रिसेप्टर्स क्या काम करता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बॉक्स है, वो बॉक्स पढ़ लेते हैं। कहता है कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोऑर्डिनेशन एक सेल वाले जानदार में भी होती है, जो कि अमीबा है। तो कह रहा है कि वो भी रिस्पॉन्स शो करता है। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि येलो बॉक्स एक तालाब है। ठीक है, ये तालाब है। अब इस तालाब के अंदर एक अमीबा है, जो कि ये एरो है, ये जो गोल सा निशान आपको नज़र आ रहा है, ये अमीबा है। अब ये जो अमीबा है ये तालाब के नीचे है। जब इसको ये क्या करता है, ये आहिस्ता 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 यहाँ पे ऊपर किनारे पे यहाँ पे आ जाता है। अब जब यहाँ पे किनारे पे आता है, ऊपर सतह पे आता है, सरफेस पे आता है, तो इसको सूरज की रोशनी स्टिमुलस करती है, छेड़छाड़ करती है इससे। ठीक है, स्टिमुलाई करती है। जब इसको स्टिमुलस करेगी तो इसको हीट फील होगी। जब इसको हीट फील होगी तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे तालाब के नीचे चला जाएगा, जहाँ पे सूरज की रोशनी इसको स्टिमुलस नहीं करेगी। तो ये इसने रिस्पॉन्स दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, वो भी अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और जो कि हमारा है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स कौन से हमारे पास, हर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ,
क्या स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय अ स्पेशल ऑर्गन्स टिश्यू और सेल्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर। जी यहाँ तक ये पॉइंट आउट कर ले, स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया जाता है या पता लगाया जाता है किसी खास ऑर्गन्स टिश्यू या ऑर्गन से हमारी बॉडी के, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप साउंड वेव्स है तो उसको आप कानों से डिटेक्ट कर सकते हैं, कान ही सुन सकते हैं। अगर लाइट है तो उनको आइज़ डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर कोई स्मेल है तो उसको नोज़ डिटेक्ट कर सकती है। इसी तरह अगर कोई प्रेशर है तो उसको हमारी स्किन डिटेक्ट कर सकती है। तो ये हर स्टिमुलस का के लिए हमारी बॉडी के पास खास रिसेप्टर्स होते हैं। केमिकल्स इन एयर डिटेक्ट बाय द नोज एंड सो ऑन, ठीक है। केमिकल जो होते हैं हवा में, उनको हमारी जो नाक है वो डिटेक्ट करती है। द ऑर्गन्स टिश्यू और सेल्स विच आर स्पेशली बिल्ड द डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस कॉल्ड रिसेप्टर्स। कहते हैं यही जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है जो कि एक ख़ास किस्म की स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं। हमारे हाथ के स्किन जो है वो रिसेप्टर्स है, आई रिसेप्टर्स है, ईयर रिसेप्टर्स है, नोज रिसेप्टर्स है, टंग रिसेप्टर्स है जो हमारे टेस्ट को रिसीव करती है डिफरेंट। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये रिसेप्टर्स हो गए। अब हम चलते हैं आगे, कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो कह रहे हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। कहते हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं कोऑर्डिनेटर। हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। तो कहते हैं ये खास किस्म का ऑर्गन्स है। ये क्या करता है कि ये रिसेप्टर से आई हुई इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है और भेजने के बाद उसका अफेक्टर और रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। इसलिए ये इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटर का। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर। हमारे जो नर्वस कोऑर्डिनेटर की बात की जाए तो इसमें हमारा ब्रेन जो है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, वो कोऑर्डिनेटर है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू द न्यूरॉन्स। ये मैसेज को पहले रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और फिर उनको आगे मैसेज को भेजते हैं अफेक्टर तक, ठीक है। किसके जरिए भेजते हैं, नर्व इम्पल्स के जरिए। नर्व इम्पल्स होती है जिसके जरिए मैसेज को भेजते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती है ये आप सेकेंड ईयर की बुक में आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। कह रहे कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी इन केमिकल। अच्छा ये तो हो गया कि अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटर है, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उनको किसी ख़ास एरिया में अफेक्टर तक या रिस्पांस शो करने के लिए पहुंचा देते हैं ताकि आपको ख़ास किस्म का रिस्पांस मिल सके, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपको आवाज़ दी और आवाज़ की बजाय आपको उसका टेस्ट फील हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आवाज़ दी है तो आवाज़ ही सुनाई देगी, अगर आपने टेस्ट किया है तो उसका जो टेस्ट है वही आपको महसूस होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि प्रॉपर एक्शन या प्रॉपर जगह पे मैसेज को भेजना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर। हमारी जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। मैं आपको एक ग्लैंड्स की आपको मैं बात बता देता हूँ जो कि हमारी बॉडी का, जिसको आप जानते भी हैं। अगर आपके सामने कोई आप पिज़्ज़ा खा रहा हो, बर्गर खा रहा हो, बिरयानी खा रहा हो, तो ये मतलब ये जो है आप उनको देख के आपको भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और आपके सामने पिज़्ज़ा है तो उसको देख के ही क्या होता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये जो पानी आता है ये ग्लैंड्स का काम है। ये ग्लैंड्स क्या है, ये ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने देखा, उनको फील हुआ, आंखों ने देखा, रिसेप्टर ने आगे मैसेज भेज दिया तो उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेटर ने आगे उसका रिस्पॉन्स शो कर दिया और वो रिस्पॉन्स क्या था, मुंह में पानी आना, ठीक है। वो जो पानी होता है ना तो वो यही शो करता है कि कोऑर्डिनेटर नहीं आपका, मतलब वो एक ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह में जो कि ये काम करते हैं और उसको सिक्रेशंस का काम करते हैं और मैसेज भेजते हैं, ठीक है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। ये मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर मैसेज भेजते हैं और सिक्रेटिंग का हार्मोन करते हैं, सिक्रेट करते हैं यानी कि खारिज करते हैं ख़ास हार्मोन इन ब्लड, जो कि ब्लड में खारिज करता है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास था कोऑर्डिनेटर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर ने मुख्तलिफ रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और उसको एक ख़ास जगह पे यानी कि सही करेक्ट सीक्वेंस में उसको इंफॉर्मेशन को पहुँचाना है और पहुँचाने के बाद फिर उसका रिस्पॉन्स शो करना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है,
और होता क्या है। These are the part of the body which receive message from the coordinator and produce particular response। यहाँ तक पॉइंट आउट कर लें, ये इसकी डेफिनेशन है। कहते हैं ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो कि क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। न्यूरॉन्स, अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को भेजते हैं, कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर मसल्स और ग्लैंड्स तक भेजते हैं। विच आर अफेक्टर, ये अफेक्ट होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने गर्म चीज़ को टच किया, जब जैसे ही आपने गर्म चीज़ को टच किया तो आपके फिंगर रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड को फील हुआ कि ये मैसेज है, उन्होंने मैसेज भेजा फिर आपकी मसल्स को। ये जो बाजू के मसल्स होते हैं, जब बाजू के मसल्स को मैसेज जाएगा तो बाजू के मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उठेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये आपके बाजू के मसल्स उस वक्त अफेक्टर कहलाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका बाजू ऑटोमेटिक पीछे खींचा जाएगा, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो अफेक्टर जो है ना, अफेक्टर, ये इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से, और ये अपना काम उसी तरीके से काम करता है। और हमारी बॉडी में मुख्तलिफ अफेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, हमारे बाजू के जो मसल्स हैं वो अफेक्टर का काम करते हैं। जब जो बाजू को पुल करते हैं, जब आप चलते हो तो हमारी टांगों के जो मसल्स हैं वो पुल और पुश का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है, तो वो भी अफेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी मुख्तलिफ अफेक्टर्स भी हैं। तो अफेक्टर जो है ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। उसमें ये होता है कि एक ख़ास किस्म का हार्मोन इन मैसेज मिलता है उसको कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, हार्मोन को मैसेज मिलता है कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर आपने अभी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिक्रेशंस का काम करते हैं। तो वो जो मतलब ये है कि कोऑर्डिनेटर यानी कि ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन को पैगाम देते हैं, और हार्मोन फिर अपना उस पैगाम को रिसीव करने के बाद उसी किस्म का रिस्पॉन्स शो करता है। अ पार्टिकुलर टारगेट टिश्यू विच एक्ट एज अ फैक्टर। जैसे कि अगर आपने खाना खाया तो खाने में हमारे पास हमारे जो स्टमक होता है उसमें पेप्सिन होता है, जो कि हार्मोन का काम करता है। जैसे ही खाना उसको टच करता है दीवार को, तो क्या करता है कि ग्लैंड्स मैसेज भेजता है हार्मोन के ज़रिए, और हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके ज़रिए फिर वो पेप्सिन रिलीज़ होता है पेप्सिनोजिन में, और फिर वो उसको खाने को डाइजेस्ट करता है। तो ये मतलब यहाँ पे ये है कि ये मैसेज होता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो मैसेज को रिसीव करता है ये कहाँ से करता है, ये करता है ग्लैंड से, और ग्लैंड्स फिर आगे अफेक्टर को मैसेज भेजता है। जो अफेक्टर है वो कौन है, वो हार्मोन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स एक्ट एज द अफेक्टर। कुछ हार्मोन्स अफेक्टर का काम भी करते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन अफेक्टर का काम करते हैं। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज द अफेक्टर। जी, इस तरह बोन्स हो गई, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो लीवर है, वो भी अफेक्टर का काम करता है बहुत सारे हार्मोन के ज़रिए, क्योंकि हार्मोन इन्हीं को मैसेज भेजता है, और इन्हीं को मैसेज भेजने के बाद फिर अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये अपना काम करते रहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये फैक्टर, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी हमने फैक्टर पढ़ा, और हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी फैक्टर पढ़ा। अब हम चलते हैं रिस्पॉन्स की तरफ। तो रिस्पॉन्स अभी आपको बताया था कि रिस्पॉन्स क्या होता है, तो दोबारा इसको पढ़ते हैं। क्या, ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से मैसेज मिलने के बाद अ फैक्टर परफॉर्म एक्शन। अफेक्टर जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है, एक्शन देता है। ये जो एक्शन होता है ना, इसको को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप पॉइंट आउट कर ले बच्चों, ये रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, पुलिंग अवर हैंड अवे फ्रॉम द समथिंग वेरी हॉट। ये हमने आपको पहले भी अब एग्जांपल दी थी। गर्म चीज़ को टच किया और आपका हाथ पीछे आया, ये जो हाथ का पीछे आना ये रिस्पॉन्स होता है। इस तरह कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ द फ्लावर सनफ्लावर टूवर्ड द लाइट ऑफ द रिस्पॉन्स। इस तरह सूरजमुखी का जो फूल है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, तो वो भी उसका क्या है, वो भी रिस्पॉन्स है। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज। जी, ये मैंने आपको सबसे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या है। मैंने ये भी वही बता रहा है। कहता है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये इमीडिएट फौरन बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, लेकिन छोटा सा रिस्पॉन्स शो करता है। फौरन रिस्पॉन्स देता है लेकिन छोटा सा रिस्पॉन्स देता है। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है प्रोड्यूस स्लो, वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स देता है, और लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स, और लंबे अरसे तक उसका रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है,
ये जल्दी देता है रिस्पॉन्स और थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए रहेगा, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ये देता है, और लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो ये बच्चों 5 कोऑर्डिनेटर हैं, कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो अगर ये आ जाएँ तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप देखिएगा। तो स्टिमुलस क्या होती है, रिसेप्टर्स क्या होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 5 रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे स्टिमुलस हुई, स्टिमुलस जैसे हुई तो ये रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया। जैसे ही इन रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया तो ये नर्व इम्पल्स, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, इस नर्व इम्पल्स के जरिए मैसेज भेज दिया कोऑर्डिनेटर, जो कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे मैसेज भेज दिया। अब ये क्या करेंगे, ये इस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करके उस किस्म का जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टर तक भेजेंगे, ठीक है। मतलब आपने गर्म चीज़ को टच किया तो हाथ के जरिए किया है, तो बाजू के मसल्स को ही वो पैगाम भेजेंगे, इफेक्टर को पैगाम भेजेंगे, वो टांगों के मसल्स को पैगाम नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वैसा ही ये रिस्पॉन्स शो करने के बाद, उसको रीड आउट करने के बाद उस इफेक्टर तक पहुंचा देंगे, जो कि हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, ये उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी कि हाथ पीछे हो जाता है। तो ये हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला स्टिमुलस, दूसरा रिसेप्टर जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, और ये रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, नंबर 3 पे। और फिर ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं अफेक्टर तक, और अफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गई। अब ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, ये देखें, स्टिमुलस हुई, रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव करने के बाद क्या किया कि ये ब्लड है, ब्लड के अंदर जो केमिकल है वो रिलीज कर दिए, ठीक है, ये ब्लड के अंदर केमिकल छोड़ दिए। ये केमिकल क्या करेंगे, ये केमिकल जाके कोऑर्डिनेटर को पैगाम देंगे, भेजेंगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। यहाँ पे देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही केमिकल रिलीज होगा वो केमिकल पैगाम भेजेगा हमारे कोऑर्डिनेटर को, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब ये क्या करेंगे, ये उन केमिकल को भेजा हुआ जो मैसेज है उसको रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने के बाद फिर उसको दोबारा ब्लड में भेजेंगे हार्मोन के पास। ये हार्मोन आ गया, और हार्मोन जो है उसको, हार्मोन क्या कहलाएगा, वो अफेक्टर कहलाएगा। और ये हार्मोन फिर उसको स्पेसिफिक एरिया में पैगाम भेजने के बाद, जैसे कि बोन हो गई या लिवर हो गया, वहाँ पे पैगाम भेजने के बाद फिर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो यहाँ पे 5 किस्म के कंपोनेंट्स आपने रीड आउट कर लिए। फर्स्ट वाला हमारे पास स्टिमुलस, दूसरा रिसेप्टर्स, यहाँ पे रिसेप्टर्स हमारे पास केमिकल्स हैं, और तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स फिर इस पैगाम भेजते हैं अफेक्टर को, और अफेक्टर हमारे पास यहाँ पे हार्मोन्स की फॉर्म में है। हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं कि बोन और लीवर को पैगाम भेजते हैं, और इस तरह फिर हम खास किस्म का जो रिस्पॉन्स है वो शो होता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इसकी दोनों का फ़र्क था, नर्वस कोऑर्डिनेशन का और केमिकल कोऑर्डिनेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज का हम टॉपिक अपना यहीं पे क्लोज करते हैं, कल हम इंशाल्लाह अपना अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।